यह आज से सदियों पहले की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो नौजवान था, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप और बहन भाई भी नहीं थे, इसलिए वह बड़ी दुनिया में अकेला था और अकेला अपने घर में रहता था। गो क्या वो एक गरीब आदमी था, मगर इंतहाई नेक दिल और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, जिसमें काश्तकारी करके अपनी गुजर बसर का सामान पैदा कर लेता था। एक रोज का जिक्र है, नौजवान अपने धान के खेत में काम कर रहा था कि अचानक फजा में किसी परिंदे के पड़पड़ाने की आवाज सुनाई दी। वो काम करते करते रुक गया। नजरें उठाकर देखा तो एक कूंज पड़पड़ाती हुई जमीन की तरफ आ रही थी। कूंज एक परिंदा होता है जिसे आबी परिंदा कहते हैं। यह ज्यादातर पानी के तालाबों के करीब पाया जाता है। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में आता है। जब उस नौजवान ने देखा कि वो कूंज थी, वो देखते ही देखते फड़फड़ाते हुए जमीन पर आ गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। उस कूंज का रंग बिल्कुल सफेद था और उसके पर बेइंतहा खूबसूरत थे। उस वक्त वो जख्मी थी, जिसकी वजह से परवाज करना उसके लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि वो चकराती हुई जमीन पर आ गिरी और अब पड़ी तड़प रही थी। नौजवान उसे देखकर लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कूंज इस तरह अचानक जमीन पर क्यों आ गिरी है। इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर उसे कोई आदमी दिखाई न दिया। वो भागकर उसके पास पहुंच गया। उसे इस तरह जख्मी देखा तो उसकी हालत पर तरस खाने लगा। उसने कूंज को दोनों हाथों में लेकर देखा तो उसके बाजू के बड़े पर की जड़ में एक छोटा सा तीर खुबा हुआ था। ओह मजलूम कूंज, अब पता चला कि तुम प्रवास क्यों नहीं कर सकती हो और जमीन पर यूं अचानक क्यों आ गिरी हो। उसने ये जुमला इस तरह कहा जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। उसने रहम भरी नजरों से कूंज की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके जिस्म में खुबा हुआ तीर निकाला। बड़ी आहिस्तेगी से उसके जख्म साफ किए और पोली पोली हाथों से उसके जिस्म को सहलाने लगा ताकि उसका दर्द कम हो और हालत संभल जाए। और हुआ भी यही। थोड़ी देर में कूंज बड़ी हद तक ठीक हो गई। उसने 2-3 बार जोर जोर से पर फड़फड़ाए, गोया अब वो उड़ने के काबिल थी। उसके चेहरे पर यूं इत्मीनान की आसान नजर आ रही थी जैसे हकीकत में उसका दर्द कम हो गया हो। ये देखकर नौजवान को बहुत खुशी हुई। उसने उसे थपथपाते हुए कहा, प्यारी कूंज, आइंदा से होशियार रहना और किसी शिकारी के निशाने की जद में मत आना। इतना कहकर उसने कूंज को अपने दोनों हाथों में उठाया और फजा में छोड़ दिया। उसके बाद देखते ही देखते कूंज फजा में उड़ने लगी। उसने नीची उड़ान उड़ते उड़ते नौजवान के सर पर 3 चक्कर लगाए, गोया इस तरह वो उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कूंज फजा में बुलंद होने लगी। अपनी बारीक आवाज में चंद बार काई काई किया और चंद ही लम्हों में आसमान की तरफ उड़ती हुई उस नौजवान की आंखों से ओझल हो गई। नौजवान उस वक्त तक कूंज को उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो नजर आती रही, और जब उसकी नजरों से गायब हो गई तो वह फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। उस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसने एक अच्छा और नेक काम किया है। वो जब भी कोई अच्छा या नेक काम करता तो उसे इसी तरह खुशी और इत्मीनान होता था। नौजवान दिन भर काम करता रहा। जब शाम कदरे गहरी हो गई और आसमान पर कहीं कहीं सितारे भी टिमटिमाने लगे तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। यही उसका रोज का मामूल था। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही। उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे में एक हसीनो जमील लड़की खड़ी है, जवानी से भरपूर, खूबसूरती से माला माल और चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल। उसने पहले कभी इस कदर खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जो ही वो घर पहुंचा, लड़की ने मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा और बड़ी मीठी आवाज में बोली, दिन भर सख्त मेहनत करके शाम को घर आने पर तुम्हारा शुक्रिया। उसकी इस बात से नौजवान और भी चौंक पड़ा। वो हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। दिल में ख्याल आया, शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूं। लेकिन यूं लगता था जैसे उस लड़की ने भी उसके दिल की बात जान ली थी। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगी, यह तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। मेरी दुल्हन? नौजवान ने हैरान होकर इस तरह कहा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। ताज्जुब से वो बुत बना खड़ा था और पटी पटी आंखों से लड़की को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ जी, सच है, मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। उस खूबसूरत लड़की ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नौजवान ने कहा, मगर मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं? ये कैसे हो सकता है?
मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, कोई मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दे सकता है। नौजवान ने ये जुमला इस तरह कहा जैसे अपने आप से कह रहा हो। वो चंद लम्हों तक इसी तरह गुमसुम खड़ा रहा और फिर लड़की को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मैं तो इस कदर गरीब हूं कि कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही चावल होते हैं जिनसे मैं मुश्किल से अपना ही पेट भर सकता हूँ। मैं तुम्हारे जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ। उस लड़की ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आज से तुम्हारी दुल्हन हूँ, मेरे साथ आओ। वो उसके घर में दाखिल हो गई। उसने नौजवान को एक थैला पकड़ाया जो उसने हाथ में पकड़ रखा था और कहने लगी, ये थैला अपने पास रखो, इसमें तुम्हें हर रोज चावल मिल जाया करेंगे। नौजवान हैरानी से थैले को देखने लगा। सोचो मत, इस थैले में से जितने चावल निकालोगे उसके बाद इतने ही चावल इसमें और भर जाएंगे। आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा भी बनाऊंगी, सूत के धागे से बना हुआ कपड़ा। मैं उस कमरे में अकेली जाऊंगी और 7 रोज तक उस कमरे में कपड़ा बनाती रहूंगी। और हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, लड़की ने कहा। नौजवान हैरानी से बोला, कैसा वादा। यही कि 7 रोज तक तुम उस कमरे में झांक कर नहीं देखोगे कि मैं वहां क्या करती हूँ। नौजवान गुमसुम खड़ा था और उसने इकरार में सर हिला दिया, गोया कि उससे वादा कर रहा हो कि वो 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा। उस नौजवान की समझ में बीवी की बहुत सी बातें नहीं आ रही थी कि वो कहाँ से आई थी, कौन थी और इस तरह उसकी बीवी कैसे बन गई, और इस छोटी से थैले में क्या राज था जो चावल निकालने के बावजूद इसी तरह भरा रहता था। फिर सबसे बड़ी हैरानी की तो बात यह थी कि उन्होंने सूत के धागे का इंतजाम भी नहीं किया था, मगर बीवी थी कि कपड़ा बुनने के लिए कमरे में चली गई थी। बार सूरत वो खामोश रहा और बीवी से वादा कर लिया कि 7 रोज तक उस कमरे में नहीं झांकेगा, जैसा कि बीवी ने उससे वादा लिया था कि वो 7 रोज तक उस कमरे में नहीं झांकेगा। 7 रोज के बाद उसे बहुत सा कपड़ा मिलेगा। वो बीवी की हिदायत पर अमल करने लगा। ये 7 दिन नौजवान के लिए ऐसे थे जैसे 7 बरसों का अरसा हो। इस दौरान में उसकी बीवी न खाने पीने के लिए बाहर आई और ना उसने दरवाजा खोला। बस खड़ी चलने की आवाज थी जो दिन रात मुसलसल सुनाई रहती थी। नौजवान कई बार बेताब सा हो गया। उसका जी चाहता कि कमरे में झांके, मगर फिर बीवी से किए गए वादे का ख्याल आता और उसके पांव रुक जाते। इस तरह वो पूरे 7 रोज तक बीवी के बाहर आने का इंतजार करता रहा। जो जो 7वां दिन करीब आ रहा था, तू उसकी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। फिर ठीक 7 रोज के बाद उसकी बीवी ने कमरे का दरवाजा खोला और वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हाथों में इंतहाई खूबसूरत कपड़े का एक थान था। ये कपड़ा इस कदर खूबसूरत और नफीस बुना हुआ था कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो हैरानी में दुबक रात देख रहा था कि उसकी बीवी कपड़े का थान उसके जानिब बढ़ाते हुए बोली, लो, मैंने ये कपड़ा बुन दिया है, अब तुम इसे बेचने के लिए अब शहर ले जाओ। इसके साथ ही उसने ताकीद करते हुए कहा, कपड़े का ये थान 100 अशरफियों के बदले फरोख्त करना, इससे कम ही ना बेचना। दूसरे रोज सुबह से वो नौजवान कपड़े का वो थान लेकर शहर की तरफ चल दिया। शहर पहुंचकर जब उसने कपड़ा फरोख्त किया तो उसके ताज्जुब और खुशी की इंतहा न रही। जैसे उसकी बीवी ने कहा था, वाकई वैसे ही हुआ। उसे कपड़े के बदले में बहुत बड़ी रकम मिली। उसने खुशी खुशी वो रकम पल्ले बांधी और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गया। बागम बाग घर पहुंचा ताकि बीवी को रकम दे, मगर जब घर आया तो देखा उसकी बीवी खड्डी वाले कमरे में दरवाजा बंद किए बैठी थी और अंदर से कपड़ा बुनने की आवाज मुसलसल आ रही थी। इस बात से तो वह हैरान था ही कि उसकी बीवी ने इतना खूबसूरत और नफीस कपड़ा कैसे बना है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात का था कि वह बगैर किसी सूत के धागे के कपड़ा तैयार कर रही थी। वह हैरान होने के साथ साथ कुछ परेशान भी था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। वो बार बार अपने आप से सवाल कर रहा था और उस वक्त कुछ जज्बाती सा हुआ जा रहा था। दरअसल वो ये चाहता था कि कपड़े से हासिल होने वाली रकम जल्द से जल्द बीवी को दे, लेकिन बीवी ने उससे वादा लिया था कि जब वो कपड़ा बुने तो वो 7 रोज तक कमरे में नहीं जाग सकता। ताहम वो उस वक्त अपने जज्बात और तजस्सुस पर काबू नहीं पा सकता था। चुनाचे वो ना चाहते हुए भी आहिस्ता से आगे बढ़ा और उसने दरवाजे की दर्जों में से अंदर झांका। जो ही उसने दर्जों में से अंदर झांका,
اس کی حیرانی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ یہ کیا؟ اس کے لب بڑبڑائے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی خوبصورت اور نازک اندام بیوی کے بجائے کمرے میں سفید کونج بیٹھی کپڑا بن رہی تھی۔ وہ اپنے جسم سے سفید اور ملائم پر نوچ نوچ کر انہیں دھاگے کی جگہ استعمال کر رہی تھی، اور اس طرح کھڈی پر نفیس کپڑا تیار ہوتا جا رہا تھا۔ نوجوان یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر تو جیسے بت بن گیا تھا۔ دوسری طرف کونج کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ نوجوان اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً کپڑا بننا بند کر دیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ پھر دروازہ کھول کر نوجوان کو دیکھا اور بولی، میرے پیارے شوہر، تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، تم نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر اس نے نوجوان کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، اب جب کہ تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے کہ میں حقیقت میں کون ہوں، تو تمہیں بڑے ادب سے بتا دو، اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ میں وہی کونج ہوں جس کی تم نے جان بچائی تھی۔ میں صرف تمہاری مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے عورت کے روپ میں آئی تھی اور تمہاری خدمت کی۔ دراصل میں تمہارے احسان کا بدلہ اتارنا چاہتی تھی۔ میں ایک پری ہوں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رک گئی اور پھر کھڈی میں آدھے بنے ہوئے کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مہربانی کر کے یہ آدھا بنا ہوا کپڑا میری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھو۔ یہ تمہیں ہمیشہ اپنے ٹوٹے ہوئے عہد کی یاد دلاتا رہے گا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ کونج نے یہ کہا اور فضا میں پرواز کر گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیشہ کے لیے آسمان کی وسعتوں میں غائب ہو گئی۔